Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. RJD MP Sanjay Yadav condemned the BJP first stirring controversy over religious issues, referring to the recent stone pelting incident in Sambal and the dispute surrounding the Ajmer Sharif Dargah. Yadav accused BJP leaders of having no interest in promoting peace, love or harmony, and said they were instead focused on creating divisions. He criticized the ruling party for seeking disputes rather than addressing crucial national issues like jobs, employment and development. He also took aim at the recent orders to survey mosques, asserting that such actions were only intended to disrupt society and establish political identity, further exacerbating social tensions. देखिए, जो मुद्दे हैं विपक्ष पूरा चर्चा चाहता है कि संभल में जो हुआ और जो करप्शन के आरोप लगे हैं उन पे सरकार से जवाब चाहते हैं। उस पे सरकार चर्चा नहीं चाह रही है, तो विपक्ष हम तो जनहित के मुद्दे उठाएंगे, तो हाउस तो चलाना का काम है, तो उस पे एक सकारात्मक चर्चा हो और ये जो डेडलॉक है खत्म होना चाहिए। एक तरफ संभल के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मेंबर जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी का गठन किया, दूसरी तरफ दरगाह शरीफ में जिस तरह से उसको लेकर जो विवाद सामने आया है, पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के लोग देश और प्रदेश में इनको प्रेम, शांति, सौहार्द, अमन, चैन से कोई मतलब नहीं है। ये ना इनको पसंद है, इनको सिर्फ कलेश पसंद है। बाकी देश जमीन के नीचे खनिज ढूंढ रहे हैं और ये खंडहर ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा भाजपा के लोगों को कि आप प्रेम को धर्म और दिल को मंदिर मान लीजिए, ये मान के आप खुदाई कीजिए, आप अपने आप को पाइएगा उसमें। ये धर्म के नाम पे विवाद को बंद करिए। अंदर बैठा तेरा साईं, बाहर खोजे सो परछाई, आत्म मध्य परमात्मा पाई, आप पैसे अपने को पाना रे, क्यों सोवा तू जाग दीवाने, एक दिन मिट्टी में मिल जाना रे। क्यों झगड़े लगा रहे हैं भाई? आप सबको मिट्टी में मिलना है धर्म के नाम पे। आप नौकरी, रोजगार, विकास, इन मुद्दों पे चर्चा कीजिए। पार्लियामेंट इनके लिए बना है। 1991 में पार्लियामेंट से ही वो पास है कि भाई जो हो गए, आजकल कौन नए नए आ जाते हैं छोटे लेवल के लोग, कोई आदेश पास कर देते हैं, समाज में झगड़ा लगाते हैं। ये इतना विघटन पैदा हो जाएगा, वो जो छोटे लोग हैं वो वहीं रह जाएंगे समाज के। Shivasena spokesperson Anand Dubey supported Ambadas Danve's statement, acknowledging that declaring Uddhav Thackeray as the CM face of Maha Vikas Aghadi would have been beneficial. Dubey emphasized the Thackeray's effective leadership during the COVID-19 crisis and questioned why Congress did not declare a CM face. He also drew a parallel with BJP's success in 2014 when they fought elections under PM Modi's leadership, suggesting Congress lost in Maharashtra and Haryana due to overconfidence. देखिए, अंबादास दानवे जी महाराष्ट्र के विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, बहुत ही पुराने और वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। हम भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए, क्यों वो चेहरा नहीं घोषित कर पाए। चेहरे से बहुत लाभ मिलता है। हमने देखा है कि 2014 में मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो इतनी बड़ी उनको बहुमत मिली। अगर उद्धव ठाकरे जी के नाम पर ये चुनाव हुआ होता तो उनको भी लाभ होता था महाविकास को। और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से हरियाणा भी हार गई और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से महाराष्ट्र भी चुनाव हार गई। तो अंबादास दानवे जी क्या गलत कह रहे हैं? अंबादास दानवे जी वही कह रहे हैं जो लोगों की भावना है, जो शिवसैनिकों की भावना है या आम मतदाताओं की भावना है, वही अंबादास दानवे कह रहे हैं। महाराष्ट्र का कुछ भी फैसला लेना है, उनको चुप करा था। महाराष्ट्र को कुछ भी फैसला लेना है तो सभी नेताओं को दिल्ली जाना पड़ रहा है।
अमित शाह से मिलना पड़ रहा है, जेपी नड्डा से मिलना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री से मिलना पड़ रहा है। इस तरह से संजय राउत का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक मुख्यमंत्री देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गुलाम पसंद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो कुछ कह नहीं सकते। ईडी और सीबीआई का एक जोर बिठा दिया जाएगा, वो दोनों शांत हो जाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि न खाता न बही, जो बीजेपी कहे वही सही, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो बीजेपी एक बहुत बड़ी ठग के रूप में आई है। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो दुर्गति हो रही है, हम चाहते PDP Chief Mehbooba Mufti criticized the ongoing legal developments regarding the claim of his Shiva temple with the Ajmer Sharif Dargah, calling the situation dangerous for India's secular fabric. Mufti referred to the 1991 Supreme Court ruling that maintains the status of religious places as they were in 1947 and condemned the actions of the ex-Chief Justice, which he said have led to the search for Shivlings in mosques and now even in shrines like Ajmer Sharif, which attracts more Hindu visitors than Muslims. She warned that this could escalate to searches in Muslim homes, accusing the move of fostering division and violence reminiscent of the 1947 partition. Mufti expressed concern that the secular foundations of India are being undermined, with the ex-Chief Justice playing a negative role in showing discord between Hindus and Muslims. दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि In response to the Supreme Court's decision on the Sambhal stone pelting incident, Uttar Pradesh Deputy Chief Ministers Brajesh Patak and Keshav Prasad Maurya expressed their full respect for the court's ruling. They assured that the state government would adhere to the Supreme Court's directions and work towards maintaining law and order. Patak emphasized the government's commitment to conducting a fair investigation and taking strict action against those found guilty. He also criticized the Samajwadi Party for allegedly disregarding court orders and warned them not to disrupt the peace. Both leaders welcomed the court's decision to appoint a judicial inquiry into the incident, underscoring the importance of impartial investigation and maintaining public order.
कहा कि हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा, मुस्लिम पक्ष वहां जाएगा, उसके बाद माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और निष्पक्ष जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। संभल मस्जिद के मामले में निचली अदालत से कहा है कि वो अभी इसमें कुछ इंटरवीन ना करें, हाईकोर्ट के पास मुस्लिम पक्ष पहुंचे, वो वहाँ पे फिर सुनवाई हो। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। प्रोफेसर रामगोपाल लेकिन अभी भी उनके बयान आए हैं और सरकार और पुलिस उनके जहरीले भाषण, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जो निदेशक श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको अगर उपचुनाव में समझ में नहीं आया तो 27 में उनको जरूर समझ में जनता आए, ऐसी भाषा में समझाएगी। धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच के बाद उसके बाद कार्रवाई होगी। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, निष्पक्ष जांच होगी। उसमें फैसला दिया, उसमें निचली अदालत से कहा कि हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा, मुस्लिम पक्ष वहां जाएगा, उसके बाद Abdul Bari Siddiq Rao, JDMLC, raised concerns about a teacher recruitment scam in Bihar, highlighting the appointment of 42 individuals using fake certificates. While the government admitted to the fraudulent appointments, Siddiq criticized the lack of action against the officials involved in the scam. He called for accountability, urging the government to take action against both the fake appointees and the responsible officers. Siddiqui also commented on the All India Muslim Personal Law Board's request to the Supreme Court, asking that lower courts not hear cases related to the religious sites like mosques and temples. He condemned the central government for promoting divisive politics and stressed the need for a politics of love and unity, calling for respect for the constitution and social harmony. बिहार विधान परिषद में आपने जो है शिक्षकों को लेकर के सवाल उठाया था, क्या था कि नियुक्ति जो हुई है गलत फर्जी प्रमाण पत्र पे हुई है कई शिक्षकों। सरकार ने माना कि फर्जी नियुक्ति हुई है और उन्होंने बजाबते अपने उत्तर में उल्लेख किया इतने 42 लोगों का फर्जी नियुक्ति हुई है, मगर सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि ठीक है फर्जी नियुक्ति करने वाले पे आप कार्रवाई कीजिएगा, हटाइएगा जो कार्रवाई, मगर फर्जी नियुक्ति करने वाले जो नियुक्ति करता हैं उन पे क्या कार्रवाई हुई, उस पे सरकार जो है मौन रह गई। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं मिला कि जो अधिकारी सम्मिलित थे उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं। अब उन्होंने तो दिया नहीं, मगर कार्रवाई तो जो बिना फर्जी नियुक्ति जो है बिना पदाधिकारियों की मिली भगत के थोड़ी हो सकती है। तो जो फर्जी नियुक्ति वाले हैं उन पे कार्रवाई हो और जो जिन्होंने फर्जी नियुक्ति की है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया है कि निचली अदालत में जो पिटीशन डाले जाते हैं मस्जिद और मंदिर को लेकर उसको स्वीकार नहीं किया जाए। अब वहाँ का मामला है, उस पर हम क्या कहेंगे, मगर ये है कि आजकल जो केंद्र की सरकार है उसको जो है बिना खाना पीना पछता नहीं है बिना हिंदू मुसलमान किए हुए, तो वो कर रही है अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, मगर बेवनस्ता घृणा नफरत की राजनीति करना न देश के लिए अच्छा है न समाज के लिए अच्छा। आप लोग भी चाहेंगे कि लोअर कोर्ट में ऐसे पिटीशन को नहीं एक्सेप्ट?
Bihar Minister Ashok Chaudhary defended Chief Minister Nitish Kumar's ongoing yatra, emphasizing that such journeys were part of the leader's regular outreach to understand public concerns and strengthen welfare programs like those for Jivika Didis. He noted that similar programs had been held annually, especially during the winter months, and were integral to reviewing development work and launching new schemes. Chaudhary dismissed opposition claims of government money misuse, pointing out that the state's infrastructure had significantly improved under Nitish Kumar's leadership, with an increase in road construction and better allocation of resources. He also highlighted the Chief Minister's role in advancing social welfare, such as providing reservation to backward communities, and emphasized that the opposition's criticisms were unfounded and failed to recognize the progress Bihar had made. देखिए, माननीय नेता, ये पहली बार उनकी यात्रा नहीं हो रही है। इस तरह की यात्रा पहले भी माननीय नेता ने हमें लगता है 16 में उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें जीविका दीदियों से संवाद किया था और जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं को जाना था, फर्दर कैसे हम उनको स्ट्रेंथन करें इस पे जाना था। और अब ये कार्यक्रम जो है, हर साल नेता कोई ना कोई यात्रा पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम को देखते हैं, जिलों का भ्रमण करते हैं, नई योजनाओं का चयन कराते हैं। ये सब काम ये नीतीश कुमार के 19 वर्ष के कार्यकाल का ये पार्ट रहा है। न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, ये सब होता रहा है और इस बार भी वो यात्रा कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हमेशा दिसंबर में ही जनवरी में करते हैं, जब कड़ाके की ठंड रहती है, तभी ये इनका कार्यक्रम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो कार्यक्रम हो रहा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और क्योंकि अगले साल हम विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं, तो जिम्मेवारी भी हमारी ज़्यादा है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे, 225 करोड़ किसी और चीज में लगा देते तो लोगों को रोजगार। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष का प्रश्न ये उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो बिहार को मात्र 24,000 करोड़ पर ही छोड़ के रखा हुआ था। विपक्ष के पास अगर सिर्फ हम अपने विभाग की बात करें तो मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क थी, और वो भी PMGSY उस सड़कों का निर्माण करता था और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MMGSY मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और यहां से आज 1,18,000, कहा 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग है। नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरे राज्य के लोग करते हैं, इसलिए विपक्ष को कोई तो हताश है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, कर रहे हैं। अरे तो किसके लिए कर रहे हैं? आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया विपक्ष को उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के धन का और बजट का सदुपयोग हो रहा है और बड़ी Sudhir Mungantiwar, senior BJP leader in Maharashtra, spoke about the ongoing discussions regarding the chief ministerial phase for the upcoming elections, emphasizing that the Mahayuti Grand Alliance leaders are actively working to finalize the candidate who will represent their coalition. He also addressed the issue of electronic voting machines, reiterating the BJP's trust in the technology and dismissing opposition claims of tampering or manipulation. In a separate statement, Mungantiwar expressed his condolences regarding the tragic bus accident in Godia, where 8 people had died after the vehicle overturned. He extended sympathy to the families of the victims and assured that authorities would investigate the incident thoroughly. नहीं, देखो, सरकार के शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा से समाधान आगे बढ़ता है।
Opposition to the recent court decision in Rajasthan's Ajmer, which issued notices regarding its petition for a physical survey of the Ajmer Dargah, stated that such actions were inadmissible and harmful, recalling past incidents like the Babri Masjid dispute. Tarigami criticized the petition as a violation of the Worship Act, which protects religious sites. He warned that these actions, potentially fueled by the current government, could stir communal tensions and discord. He emphasized that the Ajmer Sharif is a revered site for millions and such efforts risk dividing communities, which would be detrimental to national unity and peace. He called on the government and the society to reject these divisive moves and prioritize harmony. ये खबर है पूरे मुल्क में, खास तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में, क्या अजमेर शरीफ के एक सिविल कोर्ट ने एक पिटीशन को एंटरटेन किया है जिसमें चैलेंज किया गया है और कहा है कि सर्वे होना चाहिए इस दरगाह का, अजीम दरगाह का, जो सबसे बड़े मरकजों में दुनिया भर में माना जाता है जहां तक अकीदे का ताल्लुक है, मुसलमानों के अकीदे का ताल्लुक है। और उसके बारे में ये जो पिटीशन दायर हुई है उसके सर्वे के बारे में कहा गया और इस पिटीशन को एंटरटेन करना ही हमारी नजर में नाकाबिल कबूल है, मुनासिब नहीं है। और आपको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा सानिहा पेश आया जिसमें 5 लोग मारे गए। इस किस्म के जो कोशिशें हैं, अयोध्या में 99 में, जब इससे पहले ही हमारे 90 से पहले भी काफी कुछ हंगामा हुआ हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद के सवाल को लेकर। जब बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम हुआ उसमें खुल्लम खुल्ला जो कानून है, जो ज़ाबिता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। सेकुलर पार्टियों ने काफी एहतजाज किया लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया उस मस्जिद को। बाद में पिटीशन का फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। Sanjay Malhotra, Secretary of Revenue, highlighted the importance of collaboration, technology and trust the improving global trade at the AEO conference. He discussed India's advancements in automating customs and enhancing the trade facilitation through the AEO program, which now includes nearly 6,000 entities. Malhotra emphasized the need for mutual trust between countries, regional integration and continued collaboration with the private sector to make India a trusted global trade hub. He concluded by expressing gratitude to global partners and reaffirming India's commitment to secure and efficient trade practices. Sahu also mentioned, you have actually deliberated on the power of collaboration and cooperation. There is so much of data today, so much of information with us today, with each jurisdiction, that unless and until, and as was also mentioned by Mr. Rahman, that to ingest this data and information single-handedly is virtually impossible. So we need tools, we need collaboration, we need technology. And so indeed this is a very, very useful conference, I think, that you have had over here, because this will actually help us in building a more resilient and a more secure and at the same time a more trade facilitative environment. We need to intercept those which are risky, and we need to let go of those consignments and transactions which are honest, which are not having any issues. But how do we do it? So AEO is actually one such program. The Indian customs in the last few years has made a number of strides. So let me, take this opportunity to let all of you
Haryana Minister Krishnan Kumar Bedi addressed various issues during his visit to Karnal. Focusing on the state's achievements in supporting farmers, he highlighted Haryana's record in providing minimum support price to farmers and ensuring that payments are credited to their accounts within 24 hours. Bedi also praised Chief Minister Manohar Lal Khattar for providing 2,000 rupees as an acre bonus to farmers. Especially during the monsoon delays, he emphasized that Haryana's government is dedicated to farmers' welfare, ensuring round-the-clock electricity, water and other essential services. Regarding the ongoing farmers' protests, Bedi expressed confidence that Haryana's farmers would not join the movement, particularly as they already receive better support compared to their counterparts in Punjab. He also addressed internal politics issues, commenting on the Congress party's difficulties, including the delayed election of their leader of opposition. Additionally, Bedi mentioned upcoming initiatives such as the Beti Bachao Beti Padhao campaign and the launch of the Bima Shakti program, both of which will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in Panipat. क्योंकि मैं बहुत वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ व्यक्तिगत तौर पर भी, और मेरे लिए सौभाग्य है कि शाहबाद में तो मेरे घर के साथ ही ब्रह्म कुमारी जी का जो स्थान है बिल्कुल साथ है, पूरा परिवार वहां से जुड़ा हुआ है। और उस संस्थान से मेरा व्यक्तिगत लगाव इसलिए भी है कि पहली ईंट से लेकर और आखिरी ईंट तक उस बिल्डिंग की मेरे हाथ से लगी हुई है। तो आज मैं यहाँ पर करनाल में सेक्टर 9 में पहुंचा हूँ और बस समय का तो बहुत अभाव है, मुझे पानीपत के एनसीसी की मीटिंग लेने जाना है, बस कुछ समय में यहाँ आशीर्वाद लेके और मैं निकलूंगा। नितिन जी, अगर बात करें तो किसान फिर दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं और मीटिंगें ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। देखिए, अभी इस प्रकार की चर्चाएं सब चल रही हैं, मीडिया में भी हम भी देख रहे हैं, परंतु हरियाणा का किसान नायब सिंह जी के राज में हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दी जो पूरे देश में किसी प्रदेश ने नहीं किया। एमएसपी हमने दे दी है और 24 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उसके खाते में पड़ेगी, ये हमने प्रबंध कर दिया और करके दिखा दिया। अभी सूखा पूरा पड़ा भी नहीं था, थोड़ी सी मानसून लेट हुई तो मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिल दिखाते हुए 2,000 रुपये पर एकड़ का बोनस हर किसान के अकाउंट में डालने का काम किया। 24 घंटे बिजली देने वाली किसान को कोई सरकार है तो नायब जी की सरकार है। टेल के आखिरी हिस्से पर भी पानी पहुंचे चिंता करने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। किसान हित के लिए बहुत से हमने कदम उठाए हैं और बहुत ज्यादा हम उठा रहे हैं। अब किसान को आंदोलन तो पंजाब के खिलाफ करना चाहिए, ना वहां पर खरीदारी है, ना पेमेंट है, ना पानी है, ना बिजली। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English.